स्वागत है आपका फिर से एक बार ज्ञानपीठ फाउंडेशन के अंदर। और आज जो पिछला वीडियो हमने जो पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता का, उसको हम कंटिन्यू करते चलेंगे। पिछले वीडियो में तो हमने ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। मेन चीज तो अब स्टार्ट होगी जो कि आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। अच्छा, जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अपने जनरल साइंस की जो क्लासेस हैं, जो पहला टॉपिक है अनुवांशिकी वो स्टार्ट हो चुका है। और हमारे जो आशीष जी सर हैं वो निरंतर वीडियोस ला रहे हैं। 2 वीडियोस आ चुके हैं और धीरे धीरे वो आते रहेंगे। और शाम को 5 बजे, कितने बजे? 5 बजे आपको हमारी नई वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगी। चाहे आप 12th क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव क्लास में पढ़ते हो या किसी भी क्लास में पढ़ते हो, तो कोई ना कोई हमारी वीडियोस जो है वो आपको एक दिन में 5 बजे आपको देखने को मिलेगी। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकन आता है वो भी दबा दें, जिसकी वजह से हम जो भी वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए आगे अपन बात करते हैं। अपन कहां पर बात कर रहे थे? देखो, हमने मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ा कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, ये पढ़ा। और उसके बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई तो लोगों ने उसका क्या क्या नाम रखा। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। लेकिन हम सही किसको मानते हैं? अभी हड़प्पा सभ्यता। ये अपन ने पढ़ा था, लेकिन इसके आगे अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। और इसके आगे हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी खोज के बारे में। किसके बारे में? इसकी खोज के बारे में। ध्यान देना, इसकी खोज किसने की, कैसे की, इसके बारे में अपन चर्चा करें। तो देखो, एक व्यक्ति था जिसको मौका तो जरूर मिला था, वो चाहता तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर सकता था। अपने बंटन बंधु की बात की थी कि जिनको ये मिला था, नहीं की थी तो वापस बता देता हूं मैं आपको। 2 व्यक्ति थे, जेम्स और विलियम। इन दोनों को ठेका मिला हुआ था कि वो रेलवे लाइन बनवा रहे थे, जो कि अपने लाहौर से कराची के बीच की रेलवे लाइन बना रहे थे। और उनको एक टीला मिला जिसके अंदर ईंटें थी, पक्की ईंटें थी। वो उनको मिली तो उनको ऐसा लगा कि भाई चमत्कार होगा, तो उन्होंने क्या किया, उन ईंटों का यूज कर लिया पटरी बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए। उसके बाद में अलेक्जेंडर कनिंगम, इनको मौका मिला। ये चाहते तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर सकते थे, हड़प्पा सभ्यता की खोज कर सकते थे। लेकिन इनको एक भ्रम था कि भाई ये मानते थे कि भाई भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो सिंधु नदी के पास में थी नहीं, वो गंगा नदी के पास में थी। और इनका ये भ्रम ही रह गया। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। क्या थे? प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। उसके बाद क्या हुआ? देखो, उसके बाद सन 1921 में हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। इनके 2 व्यक्तियों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इन्होंने एक टीम भेजी। पहले व्यक्ति का नाम था राखलदास बनर्जी। क्या नाम था? राखलदास बनर्जी। पहला दयाराम साहनी। क्या था? दयाराम साहनी, जिसने 1921 में, कब? 1921 में एक शहर की खोज की जिसका नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा।
यह हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर था और एक पाकिस्तान के अंदर, कहां पर, पाकिस्तान के अंदर एक जिला पड़ता है, नाम है मोंटगोमरी। क्या नाम है? मोंटगोमरी। वहां पर ये पड़ता है, मोंटगोमरी। खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। किसकी? हड़प्पा की। कहां पर है हड़प्पा? पाकिस्तान में मोंटगोमरी नामक जिले में स्थित है। आगे बात करें अपन, एक व्यक्ति भेजा था जिसका नाम था राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। इसने दयाराम साहनी के जस्ट एक साल बाद, कितने साल बाद? एक साल बाद एक सभ्यता की एक शहर की खोज की जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसकी खोज की। अच्छा, ये मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के अंदर स्थित है और पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, जिला पड़ता है लरकाना। क्या है? लरकाना। लरकाना जिला जो है वहां पर वर्तमान में ये स्थित है। अभी तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन उस जगह पर ये था। वापस एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं अपन। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो व्यक्ति गए। पहला का नाम था दयाराम साहनी, जिसने 1921 में हड़प्पा की खोज की, जो कि कहां पर स्थित है? मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। और राखलदास बनर्जी ने 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज की और ये कहां पर है? पाकिस्तान में लरकाना जिला के पाकिस्तान के अंदर लरकाना जिले के अंदर स्थित है। चलिए, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता। अपन ने खोज के बारे में पढ़ा, तो अपन ये भी पढ़ेंगे कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी चीजों की खोज की गई। लेकिन उसके अलावा इसके कुछ धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां की लिपि की। लिपि कैसी थी? यहां की जो लिपि थी वो थी सैंधव लिपि, जिसको सैंधव सभ्यता की लिपि थी, इसलिए सैंधव लिपि कहा जाता है। सैंधव लिपि। सैंधव लिपि ये किस प्रकार से लिखी जाती थी? ध्यान देना। अपन जब कुछ लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं? जैसे कि मेरे को लिखना है हड़प्पा सभ्यता, तो मैं ऐसे लिखूंगा हड़प्पा सभ्यता, यानी मैंने इधर से इधर लिखा, ऐसे लिखा है मैंने। लेकिन उनमें कुछ अलग बात थी, वो ऐसे नहीं लिखते थे, वो उल्टा लिखते थे। कैसे लिखते थे? देखिए ध्यान देना, वो पहले इधर बाईं ओर से स्टार्ट करते थे, इधर बाएं से स्टार्ट करते थे और दाईं ओर खत्म करते थे। फिर अगली लाइन में दाईं ओर से शुरू करते थे, बाईं ओर लिखते थे। फिर अगली लाइन में बाईं ओर से दाईं ओर, फिर दाईं ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर। इस प्रकार वो लिखते थे। देखो, एक तरीके से इस तरीके से सांप की तरह दिख रहा है ना ये ऐसे, और सांप की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्पिलाकार लिपि। अगली बात, जब गाय चलती है और चलते चलते जब मूत्र विसर्जित करती है तो कुछ इस प्रकार ही मूत्र गिरता है, इसलिए इसको गौमूत्राकार लिपि भी कहा जाता है। गौमूत्राकार लिपि। और ये जो इनके लिखने की जो ये पद्धति थी, ये जो पद्धति थी, इस पद्धति को बुस्टो फेदन पद्धति कहा जाता है। बुस्टो फेदन पद्धति कहा जाता है। ध्यान रखना, बुस्टो फेदन पद्धति भी कहा जाता है। यह आपकी क्लास जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी तैयारी करने वाला अगर बच्चा है, जो एसएससी सीजीएल की, एसएससी जीडी की
या राजस्थान लेवल की कोई भी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सीईटी की भी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। चलिए आगे अपन बात करें तो भाई इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया, इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया। ऐसी बात नहीं है कि इसको पढ़ने की किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन आज तक कोई पढ़ पाया नहीं है। कोशिश करना और करके दिखाना उसमें बड़ा फर्क होता है। आप भी कई बार कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। मैं कहता हूं अगर आप कोई मेहनत कर रहे हो, अगर उस मेहनत का परिणाम अगर 0 निकल रहा है, इसका मतलब आपने कोई मेहनत की ही नहीं है। हमें गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, हमें गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क कैसे होगा? स्मार्ट वर्क कहने का मतलब यह है कि आपको वो चीजें पढ़नी है केवल जो आपके काम की है। आप अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास इतना गहरा है कि जितना आप नीचे जाते रहोगे आपको लगेगा और इतना गहरा है, इतना गहरा इतिहास है, इतना ही ज्योग्राफी है। करंट अफेयर्स तो कभी खत्म ही नहीं होगा, आप करते रहोगे। लेकिन आपको छोड़ना आना चाहिए कि आपको कौन सा जो टॉपिक है वो पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। ये अगर आपको पता चल गया तो आप निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करोगे। आगे अपन बात करते हैं, आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। ये लिपि जो है चिन्ह के माध्यम से लिखी जाती थी, चिन्हों के माध्यम से लिखी जाती थी। कितने चिन्ह मिले हैं हमें? तो हमें मिले टोटल 250 से लगभग 400 चिन्ह थे, जिनमें से मूल शब्द जो है वो लगभग मिले अपन को 64। कितने? 64 शब्द हमें मिले हैं। कितने मिले? 64। और ज्यादातर जो हमें जो वर्ण मिले हैं, जो चिन्ह मिले हैं, वो एक तो यू आकार के मिले हैं, ऐसे यू आकार के, और एक मछली के समान मिला है, जो मछली का चिन्ह था, मछली के समान मिला है। तो लिपि के बारे में अपन को इसके बाहर कुछ पूछेंगे नहीं, इनमें से ही पूछेंगे। आगे अपन बात करते हैं इनके कुछ धार्मिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, अगर आपको पीपीटी ये जो अपने पढ़ाया जा रहा है उसका अगर स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप घबराइए मत। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, और जैसे ये क्लास खत्म हो आप उस चैनल पर जाइए और ज्वाइन कीजिए। आपको जल्द ही इस क्लास की जो बोर्ड की जो पीपीटी है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। आप निश्चित रूप से वहां पर जाकर के आप नोट डाउन कर सकते हैं या वो डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं वहां के धार्मिक जीवन की। देखो, धार्मिक जीवन की बात करें तो देखो, वो पूजा पाठ तो करते थे। किसकी पूजा पाठ करते थे? तो ध्यान देना, वो प्रकृति को मानते थे और प्रकृति की भी मूर्ति के रूप में पूजा करते थे। मूर्ति के रूप में पूजा करते थे। किसके रूप में? मूर्ति के रूप में। अब हमें कौन कौन सी मूर्तियां मिली है वहां से, उसकी अपन बात करते हैं। अपन को एक नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली है, हमें एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, हमें स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, हमें पुरोहित राजा का जो मंगोल पंडित था उसका हमें मिला है, और एक हमें जो है मातृ देवी की मूर्ति जो अपने मुहरों पर मिली है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ये बताती है कि ये मूर्ति पूजक थे, मूर्ति की पूजा करते थे। हमें एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक कुछ इस प्रकार दिखता है, और अपने घरों के अंदर जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो पंडित जी सबसे पहले ये बनाते हैं। पंडित जी सबसे पहले ये बनाते हैं। आप अपने पंडित जी को पूछना कि ये चिन्ह किसका है, कौन से भगवान का प्रतीक है। वो कोई बोलेंगे गणेश जी का है, कोई बोलेंगे लक्ष्मी माता का है। तो ध्यान देना, ये प्रकृति को मानते थे। ये सूर्य का प्रतीक था। किसका? सूर्य का प्रतीक था।
ऐसा कहा जाता है पुरातत्वविदों के द्वारा। अब सही क्या था क्या नहीं वो तो वही जाने, अपन को क्या, अपन ना तो हम उस समय जिंदा थे, ना आप उस समय जिंदा थे, ना वो पुरातत्वविद उस समय जिंदा थे जिन्होंने खोज की थी। लेकिन अपन केवल अनुमान लगा सकते हैं, अपन एक तुच्छ मनुष्य हैं, अपन केवल अतीत का अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि अतीत जो अपन इतिहास पढ़ते हैं उसके अंदर एक शब्द बड़ा मायने रखता है, वो है शायद। ये शब्द बड़ा मायने रखता है। मैं जब भी इतिहास पढ़ाता हूं तो मैं यही बोलता हूं कि शायद ये घटना हुई होगी, चाहे वो कोई भी घटना हो, क्योंकि एग्जैक्ट वो घटना वैसी ही हुई ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं या लिखित साक्ष्य मिलते हैं। उनके आधार पर हम नहीं बोल सकते, हमने जो चीज देखी है उसी के बारे में बोल सकते हैं। मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ कहीं पर, तो वहां पर एक्सीडेंट हुआ तो जो एक गाड़ी वाला था और एक बाइक वाला था, तो गाड़ी वाला हमको आकर के बताएगा कि मेरी तो गलती थी नहीं, और बाइक वाला आकर के मेरे को बोला कि मेरी तो गलती थी नहीं। अब वो मेरी मर्जी है, मैं किसकी बात मानूं। लेकिन सत्य क्या है वो तभी पता चलेगा जब वहां पर कोई आदमी खड़ा होगा या वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होगा जिससे हम देख पाए। तो ना तो उस समय सीसीटीवी कैमरा थे और ना हम उन घटनाओं को देख पाते। यानी कि अपन जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो शायद के साथ है, मतलब शायद ऐसा हुआ होगा। ध्यान देना एक चीज, हमें यहां पर पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। एक ध्यान मुद्रा में बैठे व्यक्ति की मूर्ति है जिसके 3 सींग हैं। कितने हैं? 3 सींग हैं और दिखने में एकदम शिवजी की तरह है, इसलिए इसको आदि शिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि शिव। आदि शिव भी से कहा जाता है। और कई इतिहासकार कहते हैं कि ये शिवजी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि शिव पुराण में कहीं पर भी पशुपतिनाथ का जिक्र नहीं होता है। पशुपतिनाथ का मतलब हो गया पशुओं का देवता। प्रकृति को ये मानते थे, तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक पशु की वो पूजा करे, तो ऐसा तो है नहीं। हाँ, ये लिंग की भी पूजा करते थे, ये पशुओं की पूजा करते थे। एक पशु का नाम मैं आपको बता देता हूं, रिंगी। ये एक प्रकार का, आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, उसके अंदर एक लास्ट में एक पशु दिखाते, घोड़े जैसा दिखता है और ऊपर एक सींग होता है। उस ऐसे एक मूर्ति मिली है हमें, जो कि हमें मोहरों पर मिली है, उसकी भी ये पूजा किया करते थे। अच्छा, ये अपने स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा से मिला है। ये अपने मोहनजोदड़ो से। बाकी अपन चर्चा करेंगे वापस इसकी कि कौन कौन सी जगह से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। एक अपने कालीबंगा के अंदर, जो हनुमानगढ़ कालीबंगा है, वहां पर हमें 7 अग्निवेदिकाएं मिली है। अग्निवेदिकाएं मतलब हवन कुंड, एक तरीके से अग्निवेदिकाएं। अब देखो, अग्निवेदिकाएं हैं तो सीधी सी बात है, कोई पूजा पाठ के लिए यूज में लेते होंगे, ठीक है, हवन करते होंगे। तो अग्निवेदिकाएं जो मिली है उसके अंदर अपने ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। ऊंट की हड्डियां हमें वहां पर मिली है। ध्यान रखना, क्या मिला है? ऊंट की हड्डियां हमें वहां से मिली है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो, उनका धार्मिक जीवन अच्छा था। वो प्रकृति को मानते थे, मूर्ति पूजा करते थे, और यहां तक कि वो जो है हवन पूजा पाठ भी करते थे। हमें एक मंगोल पंडित की मूर्ति मिली है। मंगोल पंडित। और ये जो मंगोल पंडित थे, इनको पुरोहित राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरोहित राजा। और ये निश्चित रूप से अनुष्ठान के जो भी कार्य होते थे वो करवाते थे। तो अपन ने धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ा। अपन अब थोड़ा सा इनके सामाजिक जीवन के बारे में भी अगर देख लें, तो अपन को एक मुहर के ऊपर मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। मातृ देवी की, यानी कि यहां के लोग मातृवंशिता को मानते थे। पितृ सतात्मक नहीं थी, मातृ सतात्मक यहां का समाज था। क्या था? मातृ सतात्मक। यानी कि माताओं का दर्जा ज्यादा था
माताओं की बात ज्यादा सुनी जाती थी, हालांकि आज भी उन्हीं की सुनी जाती है। ठीक है, पुरुष तो बेचारे चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अपने किसी की भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मात्र सतात्मक उस समय भी था, मतलब कि माताओं को माना जाता था। अगर मैं इतिहास के अंदर आपको पूछूं कि एक ऐसा वंश बताओ जिसके अंदर जो राजा थे वो अपने नाम के पहले माता का नाम लगाते थे, ध्यान रखना, सातवाहन वंश, जिसके अंदर गौतमी पुत्र सातकर्णी और इसके अलावा भी कई था, वशिष्ठिपुत्र, पुलुगामी, और तो जो अपने नाम के पहले क्या लगाते थे, अपनी माता का नाम लगाते थे। बात करें अपन यहाँ पर खान पान की, तो देखो यहाँ पर लोग मांस खाते थे, यानी मांसाहारी थे, मांसाहारी थे, लेकिन कुछ लोग शाकाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे, जो कि क्या करते थे, कृषि करते थे। क्या करते थे, कृषि करते थे। और कृषि के हमें साक्ष्य मिले हैं, तो अपन कृषि के साक्ष्य देख लेते हैं कौन कौन से थे। सबसे पहले कृषि का जो साक्ष्य मिला हमें, मिट्टी का एक हल मिला है। कहां से, मिट्टी का हल मिला है बनावली हरियाणा से। कहां से, बनावली हरियाणा। बनावली हरियाणा से हमें मिट्टी का हल मिला। एक अपन बात करें तो हमें कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। क्या मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य और मिट्टी का हल, ये दो चीजें हमें मिली है। तो भाई ये दो चीजें मिली है तो इनका यूज कृषि के लिए ही होगा। भाई जुते हुए खेत मतलब खेती करते थे, और मिट्टी का हल, अब मिट्टी के हल से ऐसा तो है नहीं कि वो कमर खुजाते थे। ठीक है, सीधी सी बात है, वो कृषि करते होंगे, खेती करते होंगे, तो कृषि के हमें साक्ष्य यहां से मिलते हैं। इसके अलावा वो कौन कौन से अनाज की खेती करते थे, तो ध्यान रखना, गेहूं, मुख्यतः बता रहा हूं, गेहूं, जौ, बाजरा, तिल, सफेद चना, आदि। यहां पर कपास की खेती भी होती थी, ध्यान रखना। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा, आगे अपन इसकी बात करेंगे। ठीक है, हो सकता है इस वीडियो में करें, हो सकता है अगले वीडियो में करें, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी है कि यहाँ पर हम आधे घंटे का वीडियो बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि क्या होता है कि एक एक दो दो घंटे के जो वीडियो होते हैं ना, बच्चों को थोड़ा बोर करते हैं। ठीक है, एक घंटा का, डेढ़ घंटे का देखते ही बच्चा फिर डर जाता है कि अरे एक डेढ़ घंटा कौन बैठा रहेगा। और ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चों को टाइम मिल सके, 10-15 मिनट वो रेस्ट कर सके बीच में, इसलिए हम क्या करते हैं, आधा आधा घंटे का वीडियो बनाते हैं। आगे अपन बात करें, कृषि की बात हो गई, अपने धार्मिक जीवन की बात हो गई, कुछ उनके रहन सहन के बारे में भी अपन ने बात की। आगे अपन बात करते हैं, देखिए, व्यापार की। व्यापार देखो, मनके का होता था, शंख का होता था, मनका, शंख, कार्निलिया, कार्निलियन, कार्निलियन एक उपरत्न था, जैस्पर एक रत्न था, इन सब का व्यापार होता था। एक मुख्यतः तांबे का व्यापार होता था, ध्यान रखना, तांबे का व्यापार। तांबे का व्यापार मुख्यतः दो जगह से होता था, एक तो ओमान से होता था, ध्यान रखना, कहां से, ओमान से। कहां से, ओमान से। एक महत्वपूर्ण है, बड़ा मोस्ट है, एक होता था अपने राजस्थान के खेतड़ी से। कहां से, खेतड़ी। तो जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं कि खेतड़ी कौन से जिले में है। ठीक है, खेतड़ी कौन से जिले में है, तो ध्यान रखना, खेतड़ी झुंझुनू जिले में था, लेकिन श्री श्री 1008 अशोक जी गहलोत जी महाराज की वजह से वो अब आज नीम का थाना में है। कहां पर है, नीम का थाना। नीम का थाना जिला में स्थित है खेतड़ी, जहां से तांबे का व्यापार होता था, आज भी तांबा है।
तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, तांबे से याद आया कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कांस्य युगीन थी, ठीक है। कभी कभार पूछ लेते हैं कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है, या कभी कभार लिखा हुआ मिल जाए कांस्य पाषाण कालीन, तो वो भी सही माना जाएगा। आगे बात करते हैं अपन, देखिए व्यापार जो है वो किन किन माध्यम से होता था। फॉर्च्यूनर तो थी नहीं उस समय, ना ही ये अशोक लेलैंड के ट्रैक्टर थे, तो किस तरीके से व्यापार करते हो? नदियों के पास में क्यों आए? नदियों के पास में रहने के लिए क्यों आए ये लोग? कारण दो थे, एक तो सिंचाई और एक व्यापार। दोनों ही नदियों के माध्यम से अच्छा होता था और सस्ता पड़ता था। तो नदियों के माध्यम से ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। नदियों के माध्यम से नाव रखते थे। नाव के साक्ष्य हमें कहां से मिले? कालीबंगा से। कहां से? नाव के साक्ष्य। नाव के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। और ये नाव किससे बनाया जाता था? खोखले लकड़ी के तने होते थे, उनसे बनाया जाता था। खोखले लकड़ी के तनों से नाव बनाई जाती थी और इनके माध्यम से व्यापार होता था। ध्यान रखना, व्यापार होता था। तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि अपन को कई तरीके की चीजें अलग अलग जगहों से हमें मिली है। जैसे कि अपन को अन्नागार मिले हैं, अपन को चूड़ियां बनाने के कारखाने मिले हैं, ठीक है, अपन को मनके बनाने की जगह मिली, अपन को शंख बनाने के कारखाने मिले। तो यहां पर क्या होता है कि कारखाने थे, वो सारी चीजें मैं साक्ष्य के रूप में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह कौन कौन सी चीजें बनाई जाती थी और वहां से व्यापार होता था। ध्यान रखना, एक चीज हमें कालीबंगा से ही मिली है, तंदूर। क्या मिला है? तंदूर। ये जो तंदूर था, ऐसा का ऐसा सेम तंदूर हमें कहां पर मिलता है? मेसोपोटामिया में। कहां पर? मेसोपोटामिया, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अगर किसी ने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पहले जाकर के वो वीडियो देखो और उसके बाद मेरे को आकर के, नहीं, कई बच्चे जो है वो पूछेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर ये मेसोपोटामिया सभ्यता क्या है, तो मैं पहले बता चुका हूं कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया है। यहां पर भी हमें तंदूर मिलता है, यहां पर भी तंदूर मिलता है, यानी कि इन दोनों का कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत आपस में व्यापार होता था या संबंध था, व्यापारिक संबंध था इन दोनों के बीच में। क्या था? व्यापारिक संबंध। या आपको जो भी लिखा जा रहा है बोर्ड पर, ये पीपीटी के माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल जो कि अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको जल्द ही ये आपको मिल जाएंगे पीपीटी फॉर्म में, ठीक है। ये इस तरीके से दूर दराज भी जगहों पर अपना संबंध था, जैसे कि ओमान में देखा संबंध था, मेसोपोटामिया संबंध था, यहाँ तक कि अपने सिंधु घाटी सभ्यता भी बहुत बड़ी है। ऊपर का जो क्षेत्र है वो सोतुरगई, भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र अपने मांडा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो था दाहिमाबाद। क्या था? दाहिमाबाद। तो आगे अपन क्या पढ़े? तो आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन इनकी चर्चा करने से पहले अपन थोड़ी सी देख लेते हैं। अच्छा, टाइम हो चुका है, सॉरी। तो आपको मैं बता दूं कि जैसा मैंने बताया कि हम 30 मिनट का ही वीडियो बनाते हैं, 30 मिनट से ज्यादा का वीडियो बनाते नहीं है, और टाइम हो चुका है। तो अपन जो भी बचा हुआ जो चीजें हैं आगे आने वाले 2 भागों में पढ़ेंगे, और 2 भाग होने के बाद आपके सिंधु घाटी सभ्यता में से अगर कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी प्रश्न आता है, तो आप निश्चित रूप से अपने आत्मविश्वास के साथ में आप टिक करके आ जाना कि राहुल सर ने यह बताया था तो जरूर यही होगा, और निश्चित रूप से वो आपका सही माना जाएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिसकी वजह से अपना जो भी वीडियो आएगा, अपने परिवार का जो भी वीडियो आएगा, चाहे मेरा हो, भीवराज जी सर का हो, चाहे आशीष जी सर का हो, चाहे पंकज जी सर का हो, कोई भी वीडियो आएगा तो वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि भाई सर का वीडियो आ चुका है, आइए और देख लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।